नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपन्यास साहित्य को। उपन्यास साहित्य में हम 3 उपन्यासों के कथा वस्तु और उनके उपन्यासों के पात्र परिचय और उनका लेखन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आंचल उपन्यास किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। हम मैला आंचल उपन्यास को देखेंगे और गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे, तमस उपन्यास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में गांव बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इस उपन्यास में क्या है? इस उपन्यास में वर्णित गांव बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। उपन्यास का नायक आंचल है, जो कि मेरीगंज गांव है। उपन्यास का नायक कौन है इसमें उपन्यास का नायक मेरीगंज गांव है, जिसके आसपास ये संपूर्ण कथा इसी गांव के समक्ष घूमते हैं। मेरीगंज गांव इसका क्या है? उपन्यास का नायक है। कुल इसमें 250 पृष्ठ हैं, 2 खंड हैं और 67 परिच्छेद हैं। इसमें प्रथम खंड में 44 परिच्छेद, द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड में स्वतंत्रता पूर्व गांव का चित्रण देखने को मिलता है, जबकि द्वितीय खंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बदलते हुए गांव के जीवन के बिखराव व टूटन का चित्रण देखने को मिलता है। प्रथम खंड में मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबरों और पापाचार्य मनुष्यों की गरीबी, बेबसी, शोषण, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध, प्रचार, संस्कृति चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह पूर्व त्योहारों, रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों के प्रति विद्रोह देखने को मिलता है। पूर्व त्योहारों, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि का चित्रण देखने को मिलता है। सामाजिक चेतना संथालों द्वारा तहसील की सामाजिक चेतना में क्या होता है? सामाजिक चेतना संथालों द्वारा तहसील की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार, सांप्रदायिकता, जमींदार प्रथा की समाप्ति आदि का एक साथ विविध रूप से चित्रण हुआ है। के प्रथम खंड में सन 1942 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 के 1.5-2 वर्षों का वर्णन है। प्रथम खंड में क्या है? प्रथम खंड में सन 1942 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 के 1.5 वर्षों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके द्वितीय खंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 से के द्वितीय खंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसकी स्थिति क्या थी, उनका सब चित्रण देखने को मिलता है। हम प्रथम खंड सबसे पहले हम मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड की कथा वस्तु को हम पढ़ते हैं। मैला आंचल उपन्यास प्रथम खंड कथा वस्तु। मेरीगंज गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई है। मेरीगंज गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि मिलिट्री वालों ने चिथरू को गिरफ्तार कर लिया है। क्या होता है? मेरीगंज गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि मिलिट्री वालों ने चिथरू को गिरफ्तार कर लिया है। मिलिट्री वालों ने चिथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लेबिन लाल के कुएं की बाल्टी खोल कर ले गए हैं। किसकी? लेबिन लाल के कुएं की बाल्टी खोल कर ले गए हैं। 1942 के आंदोलन में इस गांव में ना तो गांव वालों के द्वारा आंदोलन और ना ही फौजियों का उत्पात हुआ था।
क्या हुआ था? 1942 के आंदोलन में इस गांव में ना तो गांव वालों के द्वारा आंदोलन और ना ही फौजियों का उत्पात हुआ था, परंतु ढोल बाजा गांव के गोरे सिपाहियों ने घेर कर आग लगा दी थी। किसने लगा दी थी आग? ढोलबाज ढोलबाज गांव के गोरे जो थे, ढोलबाज गांव के गोरे जो थे सिपाहियों ने, ढोलबाज गांव को गोरे सिपाहियों ने घेर कर आग लगा दी थी, जिससे बूढ़े बच्चे नौजवान सभी जलकर राख हो गए थे। फौजियों के ऐसे उत्पात के कारण ही देश के लगभग सभी गांव वालों के लोग थर थर कांपते थे। 1942 में जो आंदोलन होता है वो ना गांव वालों की तरफ से होता है, ना ही मिलिट्री वालों की ओर से होता है, बल्कि ढोलबाज गांव को गोरे सिपाहियों ने घेर कर आग लगा दी थी। किसने? गोरे सिपाहियों ने घेर कर आग लगा दी थी, जिससे बूढ़े बच्चे नौजवान सभी जलकर राख हो गए थे। फौजियों के ऐसे उत्पात के कारण ही देश के लगभग सभी गांव वाले लोग थर थर कांपते थे, उनसे डरे सहमे हुए थे। यही कारण है कि मिलिट्री कैंप की ओर साहब को रिझाने के लिए गांव के तहसीलदार विश्वनाथ एक सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक बकरा लेकर जाते हैं। गांव में ऐसे अत्याचार हुए जहां पर बूढ़े बच्चे नौजवानों सभी जलकर राख हो गए थे। फौजियों के ऐसे उत्पात के कारण ही देश के लगभग सभी गांव वाले लोग उनसे डरे थे। किससे? उन्हें मिलिट्री वालों से। यही कारण था कि मिलिट्री कैंप की ओर से साहब को रिझाने के लिए, किसको? साहब को रिझाने के लिए गांव के तहसीलदार विश्वनाथ एक सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक बकरा लेकर जाते हैं। यादव टोले के लोग बलदेव को पकड़कर उसी कैंप की ओर जाते हैं। यादव टोले के लोग बलदेव को पकड़कर उसी कैंप की ओर ले जाते हैं। वहां जाने पर गांव वालों को मालूम होता है कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं। क्या होता है? वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि ये कोई मिलिट्री के जवान नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं। गांव में मलेरिया अस्पताल खोलने के लिए जमीन की खोज कर रहे थे। गांव में क्या होता है? गांव में मलेरिया अस्पताल खोलने के लिए जमीन की खोज कर रहे थे। वहां बलदेव और चेथुरू का स्वागत होता है, जिससे यादव टोले के लोग लज्जित होकर यादव टोले के लोग बलदेव यादव टोला के लोग बलदेव से क्षमा मांगते हैं और खिलावन सिंह यादव बलदेव को अपने टोले में रहने के लिए मना लेते हैं और बोर्ड का अधिकार गांव के कृपाल सिंह, तहसीलदार खिलावन यादव आदि लोगों से अस्पताल बनने के लिए सहयोग मांगते हैं। किससे सहयोग मांगते हैं? तहसीलदार खिलावन यादव आदि सभी लोगों से अस्पताल बनाने के लिए सहयोग मांगते हैं। मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल हैं। मेरीगंज गांव में कितने दल हैं? मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल हैं। कायस्थ मालिक टोली। कायस्थ कौन है? मालिक टोली। राजपूत सिपहिया टोली। कायस्थ कौन है? मालिक टोली है। राजपूत कौन है? सिपहिया टोली। ब्राह्मण जो सभी तृतीय शक्ति हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण लोग जो अभी तृतीय शक्ति है। गांव के अन्य लोग सुविधा अनुसार इन्हीं टोली में बटे हुए हैं।
में क्या होता है, मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल हैं। कायस्थ जो कि मालिक टोली है, राजपूत जो कि सिपहिया टोली है, ब्राह्मण लोग अभी तृतीय शक्ति के रूप में है। गांव के अन्य लोग ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति के रूप में हैं। गांव के अन्य लोग सुविधा अनुसार इन्हीं टोलों में बटे हुए हैं, इन्हीं टोलों में रहते हैं। गांव के अन्य लोग विविधता के अनुसार इन्हीं टोलों में बटे हैं। गांव में एक मठ है जिसके नाम पर 900 बीघा जमीन है। गांव में क्या है, गांव में एक मठ है जिसके नाम पर 900 बीघा जमीन है। मठ बहुत ही समृद्ध है। मठ क्या है, मठ बहुत ही समृद्ध है। मठ के महंत सेवादास हैं। मठ के महंत कौन है, मठ जो है वो उसके नाम पर कितनी बीघा जमीन है, 900 बीघे जमीन है। और मठ के महंत कौन है, सेवादास हैं, जो लक्ष्मी दासिन के साथ दुराचारी जीवन एवं भोगी जीवन बिताते हैं। मठ के महंत कौन है, सेवादास, जो लक्ष्मी दासिन के साथ दुराचारी जीवन एवं भोगी जीवन बिताते हैं। सेवादास का जो चेला है वो है रामदास। सेवादास का चेला कौन है, रामदास है। गांव में एक घटना हो जाती है। बलदेव राजपूत टोली में जाता है। क्या होता है, गांव में एक घटना हो जाती है। बलदेव राजपूत टोली में जाता है। वह शिवशंकर सिंह से मिलना चाहता है, लेकिन शिवशंकर सिंह नहीं मिलते हैं। उनका लड़का हरगोविंद सिंह बलदेव को भला बुरा कहता है। वो जिससे मिलने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, शिवशंकर सिंह से मिलना चाहता है, लेकिन शिवशंकर वहाँ पर नहीं मिलते हैं। उनका लड़का हरगोविंद सिंह मिलता है। शिवशंकर का लड़का कौन है, हरगोविंद है। हरगोविंद तो शिवशंकर सिंह से मिलने जाता है, लेकिन जब वो वहाँ नहीं मिलते हैं तो शिवशंकर का लड़का गोविंद सिंह बलदेव को बहुत ही भला बुरा कहता है। यादव टोली में बात की खबर पूरे यादव टोली में हो जाती है। खबर जब पूरे गांव में फैल जाती है कि हरगौरी बलदेव को जूतों से मारा है। इस पर कालीचरण की अगुवाई में यादव टोली के कई जवान आ जाते हैं। क्या होता है, ये खबर जब फैलती है पूरे गांव में कि शिवशंकर सिंह का बेटा हरगोविंद सिंह बलदेव को जूतों से मारा है, तब यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और इस पर कालीचरण की अगुवाई में यादव टोली के कई जवान आ जाते हैं। जब यह खबर फैलती है तो कौन आ जाते हैं, यादव टोली के कई जवान आ जाते हैं। बलदेव कालीचरण को गांधी की दुहाई देकर शांत कराता है। कौन, बलदेव। इस घटना से कालीचरण का प्रभाव गांव में बढ़ जाता है। इस घटना से क्या होता है, इस घटना से कालीचरण का प्रभाव गांव में बढ़ जाता है। इधर मठ के महंत स्वप्न में गुरु भगवान के दर्शन की बात करते हैं कि इधर क्या होता है, इधर मठ के महंत स्वप्न में गुरु भगवान के दर्शन की बात करते हैं। वहाँ भगवान के आदेशानुसार मठ में गांव वालों के भोज का प्रबंध करते हैं। क्या होता है, गुरु भगवान के दर्शन की बात करते हुए वह भगवान के आदेशानुसार मठ में गांव वालों के भोज का प्रबंध करते हैं। पूड़ी, जलेबी, दही, चीनी की व्यवस्था है। इस बात पर गांव वालों के लोगों का विचार सेवादास के लिए लाभकारी होता है, लेकिन बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर देते हैं। इधर मठ के महंत कौन, सेवादास के स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं और उनके आदेशानुसार मठ में गांव वालों के भोज का प्रबंध होता है। भोज में पूड़ी, जलेबी, दही, चीनी की व्यवस्था होती है। इस बात पर गांव के लोगों का विचार सेवादास के लिए लाभकारी होता है
और बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर देते हैं। गांव के ज्योतिष का इस काम में चालाकी सफल होती है। क्या होता है? गांव के ज्योतिष की चालाकी इस काम में सफल होती है। भंडारे के दिन ही डॉक्टर प्रशांत का आगमन होता है। क्या होता है? भंडारे के दिन ही डॉक्टर प्रशांत का आगमन होता है। उनके आगमन से पहले पहले प्यारू आता है, जो डॉक्टर साहब की आदत से परिचित है। डॉक्टर से पहले कौन आगमन से पहले कौन आता है? प्यारू आता है, जो डॉक्टर साहब की आदत से परिचित है, पूरी व्यवस्था करता है। डॉक्टर प्रशांत के इस नेक कार्य से खुश है तो वह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उनकी सहपाठिनी डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, प्रशांत की सहपाठिनी कौन है? सहपाठिनी डॉक्टर ममता श्रीवास्तव उनका मजाक बनाती हैं। फिर भी वे एक दूसरे को पत्र लिखकर हालचाल लेते देते रहते हैं। महंत सेवादास की मृत्यु के पश्चात डॉक्टर दिव्य कीर्ति उसका महंत कौन बने, इस बात की घोषणा करवाते हैं। महंत तो रामदास ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सभी गुण हैं जो एक महंत के अंदर होने चाहिए। इस बीच कालीचरण का गांव पर खौफ होता है। वो एक नंबर का दबंग आदमी होता है। कौन? इसी बीच कालीचरण का क्या होता है? खौफ होता है। वो एक नंबर का दबंग आदमी होता है। आदमी लक्ष्मी को बलदेव पर बड़ा भरोसा है। किस पर? लक्ष्मी को बलदेव पर बड़ा भरोसा है। सेवादास की मृत्यु के पश्चात नरसिंह दास महंत हो सकता है। कौन हो सकता है? सेवादास की मृत्यु के पश्चात नरसिंह दास महंत हो सकता है। ये कौन कहता है? लक्ष्मी को बलदेव पर बड़ा भरोसा है कि सेवादास की मृत्यु के पश्चात नरसिंह दास महंत हो सकता है, लेकिन वो गांजे की वजह से जेल में बंद है। गांजे की सप्लाई में जेल में बंद है। फिर वह आया तो था गांव के महंत के चुनाव में देखरेख करने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन नरसिंह ने देखा कि इस मठ का महंत बनने में बहुत मजा है। नरसिंह आया था उसकी देख-रेख में। दास होता है जिस पर केस होते हैं गांजे की सप्लाई के, वह जेल से छूट कर आता है। वह गांव के चुनाव में देख रेख के लिए आता है, लेकिन उस ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन नरसिंह ने देखा कि इस मठ का महंत बनने में बहुत मजा है। इसमें खेती किसानी भी बहुत सारी है। इन सब से ज़्यादा बेहतर लक्ष्मी भी वहाँ है। सोचा कि महंत बनने में कितना फ़ायदा है, इतनी ज़मीन, इतना पैसा आता है महंत मठ के उस पर। और इससे बड़ी जो खुशी है नरसिंह दास के लिए, वह यह है कि वह लक्ष्मी के प्रति आसक्त है। उसके लिए बड़ी खुशी है। मठ के महंत की पदेन दासी है, क्योंकि उसकी दासी हो जाएगी, क्योंकि उसका लक्ष्मी पर दिल आ गया है। नरसिंह गांव में वो खुद कहता है, मैं महंत का असली हकदार हूँ। कोई नहीं कहता है गांव में कि नरसिंह उसका कोई भी ये गांव में नहीं कहता है कि नरसिंह मठ के महंत बनने के लायक है। लेकिन नरसिंह खुद इस बात की गांव में चर्चा करता है कि मैं इस मठ के महंत बनने के लायक हूँ, इसके योग्य हूँ। कहते हैं, मैं अंग्रेजी में बीजक पढ़ता हूँ। मैं महंत बनने के बाद स्कूल खुलवाऊंगा, जनता की सेवा करूंगा। कुछ जनता उनके हाथों में आने लगती है। नरसिंह दास में वो सारी खूबियां हैं जो एक भ्रष्ट नेता में होती हैं। वे अपने पद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे
कि भ्रष्ट नेता अपने पद को पाने के लिए, अपना कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे आपस में झगड़ा करवा सकते हैं, वे झूठ बोल सकते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो सारी खूबी नरसिंह में है जो एक भ्रष्ट नेता में होती है। लेकिन लक्ष्मी को यह पता है कि नरसिंह इतना धूर्त आदमी है। उसको, लक्ष्मी को ये पता है कि नरसिंह कितना धूर्त और कितना कमीना आदमी है। लक्ष्मी रामदास को ही महंत के रूप में देखना चाहती है। लक्ष्मी रामदास को ही महंत के रूप में देखना चाहती हैं। नरसिंह दास ने आचार्य को भी पैसा घूस देकर सेट कर लिया था। नरसिंह दास ने आचार्य को भी पैसा और घूस रिश्वत देकर सेट कर लिया था। इन्हीं के साथ एक गुंडा नागा साधु भी आता है जो मठ के महंत का चुनाव करता है कि कौन इसके योग्य होगा। उनको भी वहाँ नरसिंह दास उनको खरीद लेता है, उनको रिश्वत देता है। और वह जो आचार्य के साथ एक नंगा नागा साधु भी आता है। क्या होता है, इन्हीं आचार्य के साथ एक नागा साधु भी आता है। देखने में एकदम भयानक लगता है। किसके साथ नागा साधु आता है? जो आचार्य होते हैं, जो उस मठ के महंत की नियुक्ति के लिए आते हैं, उनके साथ एक नागा साधु भी आता है जो एकदम देखने में भयानक लगता है। पूरे शरीर पर राख लगाए होता है, शरीर पर भभूत लगाए होता है, बाल लंबे लंबे होते हैं। नागा की भाषा बहुत ही खराब है। साधु की भाषा बिल्कुल एकदम खराब है। जैसे कोई बात आती वह एकदम गाली देना शुरू कर देता। कौन? नागा साधु। वो किसके साथ आया है? वो आचार्य जी के साथ आया है। वो एकदम देखने में कितना अजीब लगता है, भयानक लगता है। वो पूरे शरीर पर भस्म राख लगाता है, उसके बड़े बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़े बाल हैं। जैसे कोई बात आती तो सबसे पहले वो गाली देना स्टार्ट कर देता है, वो देना शुरू कर देता है। फिर काम की बात करता है। उसकी जो प्रसिद्ध गाली है, मच्छर काटे माँ को, मच्छर काटे माँ को, मच्छर काटे बाप को, मच्छर काटे, उसकी प्रसिद्ध गाली है। बाद में सामान्य जीवन में जितनी गालियाँ हो सकती हैं, बाद में, पहले तो माँ को मच्छर काटे, बाप को मच्छर काटे, जितनी भी गालियाँ हो सकती हैं, बाद में सामान्य जीवन में जितनी गालियाँ दी जाती हैं वो सब वो गाली देता है। कौन? नागा साधु जो आचार्य जी के साथ आता है। वो स्त्री पुरुष सबको गालियाँ समान देता है। वो ये नहीं सोचता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। आचार्य जी आए, वहाँ पर जी आते हैं, उनके साथ अन्य महंत भी आते हैं जो यह तय करेंगे कि उसका महंत कौन होगा। आचार्य जी कहते हैं कि जहाँ तक हमारे पास सूचना है कि सेवादास अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करके नहीं गए हैं। वे क्या कहते हैं? जो आचार्य होते हैं वे कहते हैं, जहाँ तक हमारे पास सूचना है कि सेवादास अपने अधिकारी की घोषणा करके नहीं गए हैं, वे उत्तराधिकारी की घोषणा करके नहीं गए हैं, तो हमें उसका उत्तराधिकारी चुनने की पावर है, हम में शक्ति है। वे कहते हैं जब वे उत्तराधिकारी, जो महंत थे सेवादास, उन्होंने जब उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है तो हमें उसका उत्तराधिकारी चुनने की हमें पावर है, हमें शक्ति है। आचार्य जी कहते हैं कि सभी योगियों को आचार्य जी कहते हैं कि सभी योग्यताओं को देखकर नरसिंह दास में ये योग्यता है और वे इसके महंत हैं। वे कहते हैं कि सभी योग्यताओं को देखते हुए, सभी जितनी योग्यताएं उसमें मठ के महंत में होनी चाहिए, उन योग्यताओं को देखते हुए नरसिंह दास में ये सारी योग्यताएं हैं और वे इसके महंत हो सकते हैं। सभी लोग चुप हो जाते हैं। लक्ष्मी देख रही हैं, बलदेव देख रहा है, देव देख रहे हैं नरसिंह दास को। लेकिन लक्ष्मी ने एक दिन पहले कालीचरण से कहा था
लक्ष्मी ने एक दिन पहले क्या कहा था कालीचरण से? लक्ष्मी ने एक दिन पहले कालीचरण से कहा था कि कालीचरण नया 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 डॉन है। उसको उसके कौन कहा था? लक्ष्मी ने कालीचरण से एक दिन पहले कहा था कि तुम इस गांव के नए नए डॉन हो और इस गांव के डॉन हो, और आपके होते हुए अगर ये हुआ तो अच्छा नहीं होगा। कालीचरण ने कहा मुझे क्या करना है? कालीचरण ने कहा कि मुझे क्या करना है? तो देखिए देखिए ये लोग चाह रहे हैं कि नरसिंह दास महंत बन जाए। ये कौन कहता है? ये लक्ष्मी कहती हैं। किससे? कालीचरण से कहती हैं कि ये जितने भी नरसिंह दास हैं, आचार्य हैं, ये सब चाहते हैं कि नरसिंह दास इस मठ का महंत बने, लेकिन रामदास को बनना चाहिए। कालीचरण कहने लगा चिंता ना करिए, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बातें चल ही रही थी, तभी आचार्य जी कहते हैं कि हम नरसिंह दास को नया महंत घोषित करते हैं। सब चुपचाप बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कालीचरण खड़ा होता है। जब ये सब बात, जब आचार्य जी ये कहते हैं कि नरसिंह दास इस मठ का महंत बन गया है और वही इसका अधिकारी होगा, वही इसके लायक है, वही इसके योग्य है, तब सभी एकदम से सन्नाटा छा जाता है। कालीचरण खड़ा हुआ और बोला आचार्य जी, हम सबको गधा समझते हैं क्या? ये कौन कहता है? कालीचरण कहता है। कालीचरण कहता है कि हम सबको गधा समझते हैं क्या आप? ना कहते ही नागा साधु उठा, तभी अपनी गालियों से वह बात करना शुरू कर देता है। नागा साधु अपनी कोई बातें नहीं, वो अपनी गालियों से ही अपनी को शुरू करता है। मच्छर काटे कुत्ता काटे, ये काटे वो काटे, कालीचरण ने कहा पहले इससे निपट लेते हैं। कालीचरण ने सोचा पहले इससे निपट लेते हैं। कालीचरण ने उस साधु के 2-4 झापड़ मारे। का साधु नीचे गिर गया। फिर उसको लातों हाथ पैर से बहुत पीटा। तब नागा बाबा अपनी जान बचाकर भागा। जब वो उसको बहुत मारा, कालीचरण ने बहुत पीटा, तब वो नागा साधु वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। उसके साथ जितने उसके चट्टे बट्टे आए थे वो भी सब वहाँ से भागने लगे। चरण उनको उन सभी को गांव की सीमा तक भगा कर आता है। इस हिंसा के कारण बलदेव दुखी है कि ये तो हिंसा होगी। बलदेव दुखी है कि ये तो हिंसा होगी। उसका कहना है कि हिंसा ना हो। तब कालीचरण अपनी बाहों की शर्ट समेटते हुए अब बताइए आचार्य जी, उनके पास आता है बिल्कुल रौब से, बिल्कुल एकदम गुंडे की तरह। अब बताइए आचार्य जी, कौन है अगला महंत? आचार्य जी कहने लगे, आचार्य जी एकदम डरे सहमे कहने लगे अरे नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। आचार्य जी क्या कहने लगे? अरे नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये बताया गया था कि कालीचरण जी कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ये बताया गया था। लेकिन तभी कालीचरण कहता है कि हम सब क्या गधे हैं? कौन कहता है? हम सब क्या गधे हैं? ये कौन कहता है? कालीचरण कहता है। इतने साल से रामदास यहाँ रह रहा है, पूरे गांव की देखभाल करता है, उनकी सेवा करता है। आप किसी को भी लाके यहाँ पर बैठा देंगे? ये सब गधे हैं क्या? क्या कहता है? कालीचरण कहता है इतने में साल से रामदास यहाँ रहता है, पूरे गांव की देखरेख करता है, उनकी सेवा करता है। आप किसी को भी लाके यहाँ बैठा देंगे? ये सब गधे हैं क्या? आचार्य जी कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अगर सेवादास की यही इच्छा थी तो रामदास ही उनका नया महंत होगा। अगर सेवादास की यही इच्छा थी तो रामदास ही उनका नया महंत होगा। इसके पश्चात रामदास महंत बनता है। रामदास की नज़र लक्ष्मी और होता है, रामदास की भी नज़र लक्ष्मी पर होती है। तो इस तरह से सेवादास की जब मृत्यु के पश्चात रामदास महंत बनता है,
को तुम कहा। तो इस तरह से सेवादास की मृत्यु के पश्चात रामदास महंत बन जाता है और लड़सिंह दास नामक महंत बनने में असफल रहता है। दास उस मठ का महंत बनने में असफल रहता है। रामदास उस मठ का महंत बनता है। वह भी कुछ हद तक लड़सिंह के जैसा ही है, भी कुछ हद तक लड़सिंह के जैसा ही था। कौन? रामदास। क्योंकि लक्ष्मी के नहाते धोते समय वह भी उसे ताड़ता रहता था, उसकी भी उस पर बुरी नज़र होती है। लेकिन जहाँ सब एक जैसे हों तो किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ता है उस चीज़ के लिए कि इसका मठ का महंत कौन बने। अगर वह बनता तो थोड़ा दुराचारी था और रामदास ही उस मठ का महंत बनता है। रामदास लक्ष्मी को काम वासना शिकार बनाना चाहता है, परंतु सफल न होने पर रामपेरिया नामक लड़की को दासिन बनाता है। वह किसको? पहले लक्ष्मी को काम वासना शिकार बनाना चाहता है, परंतु वह सफल न होने पर रामपेरिया नामक लड़की को दासिन बनाता है। लक्ष्मी कोठारिन पद से अलग होकर, लक्ष्मी जो कोठारिन पद होता है उसे अलग होकर बलदेव के साथ अलग घर बसाती है। वो क्या होता है? लक्ष्मी कोठारिन पद से अलग होकर बलदेव के साथ अलग घर बसाती है, क्योंकि सतगुरु ने उसे 30 बीघा ज़मीन और आम का बाग रजिस्ट्री करा दिया था। किसको? लक्ष्मी को ज़मीन एवं आम का बाग रजिस्ट्री करा दिया था। रामपेरिया की बुरी आदतें से क्या होता है? रामपेरिया की बुरी आदतों से रामदास की ज़िंदगी नरकमय हो जाती है। रामपेरिया की कुछ बुरी आदतें होती हैं जिसके कारण उसकी, रामदास की जो ज़िंदगी होती है वो नरकमय हो जाती है। प्रशांत को सूचना मिलती है कि तहसीलदार, ये मठ के महंत की कहानी यहाँ तक चलती है। उसके बाद फिर क्या होता है? प्रशांत को सूचना मिलती है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली बेहोश है। इलाज के दौरान पता चलता है कि वह काम कुंठा एवं हताशा के दौरान बेहोशी का नाटक करती है। क्या होता है? इलाज के दौरान जब डॉक्टर प्रशांत इलाज करने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि वह काम कुंठा एवं हताशा के दौरान बेहोशी का नाटक करती है। बाद में दोनों में प्रेम हो जाता है। किसमें? कमली और डॉक्टर प्रशांत का प्रेम हो जाता है। लंबे समय पश्चात दोनों में क्या? प्रेम हो जाता है। गांव में हैजा फैलने से पहले ही डॉक्टर प्रशांत कालीचरण की मदद से जबरन टीकाकरण कराते हैं। गांव में हैजा की बीमारी फैली होती है, जिससे डॉक्टर प्रशांत कालीचरण की मदद लेते हैं। कालीचरण की मदद से जबरन लोगों का टीकाकरण कराते हैं, जिससे पूरा गांव हैजा के कारण की सहायता से लोगों को टीका करवाते हैं, जिससे सारा गांव हैजा के कहर से बच जाता है। डॉक्टर प्रशांत की प्रशंसा करता है और ज्योतिकी को छोड़कर, यानी कि जो ज्योतिषी होता है, ज्योतिकी को छोड़कर ज्योतिषी अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए मिथ्या दोष लगाता है कि होता है डॉक्टर पर अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने, अपनी दुकान चलाने के लिए डॉक्टर प्रशांत पर मिथ्या दोष लगाता है कि लाल दवा के नाम पर कुएं में हैजा फैलाने की दवा डाली जाती है। डॉक्टर लोग सुई लगाकर लोगों को कमज़ोर करते हैं। क्या बताते हैं? वो जो ज्योतिकी होता है वे गांव में यह चर्चा फैलाते हैं ये मिथ्या डॉक्टर प्रशांत पर दोष लगाते हैं कि लाल दवा के नाम पर कुओं में हैजा फैलाने की दवा डाली जाती है।
डाली जाती है और डॉक्टर लोग सुई लगाकर लोगों को कमज़ोर करते हैं। ये सब चारों तरफ ये जो ज्योतिषी होते हैं ये खबर फैला देते हैं। ये ज्योतिषी की अपनी चाल थी, ये ज्योतिषी की अपनी नीति थी, जिसके कारण वे अपनी दुकान को चलाना चाहते थे। उधर गांव में गणेश की नानी को अंधविश्वास के कारण डायन समझा जाता है। उधर क्या होता है, गणेश की नानी को अंधविश्वास के कारण डायन समझा जाता है। प्रशांत इस मिथक को तोड़ने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए, इस मिथक को तोड़ने के लिए उसे डायन न कहकर उसे मौसी कहता है। कौन? डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत गणेश की नानी को क्या कहते हैं? उन्हें मौसी कहते हैं और उससे हलवा बनवा कर खाते हैं। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया लॉजिस्ट का रिसर्च छपता है। किसमें छपता है? ये इनका जो अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत का मलेरिया लार्जेस्ट रिसर्च छपता है, जिसकी प्रशंसा संपादक मंडल के 5 डॉक्टरों ने की है। जिसकी प्रशंसा किसने की है? जिसकी प्रशंसा संपादक मंडल के 5 डॉक्टर्स ने की है। गांव में चरखा सेंटर की मास्टरानी मंगला देवी हैं। गांव में चरखा सेंटर की मास्टरानी कौन है? मंगला देवी हैं, जिनका इस संसार में वास्तविकता से पाला पड़ा है। वह लोगों को अच्छी तरह से जानती हैं। कौन? मंगला देवी हैं, जिनका संसार की वास्तविकता से पाला पड़ा है। वह लोगों को अच्छी तरह से जानती हैं कि एक औरत हमेशा अबला ही रहती है। महामारी में वह डॉक्टर प्रशांत के साथ गांव के मरीजों की देखभाल दिन रात करती हैं। गांव के मरीजों की दिन रात सेवा कौन करती हैं? मंगला देवी होती हैं। चरखा सेंटर की मास्टरानी होती हैं। वह डॉक्टर प्रशांत के साथ गांव के मरीजों की देखभाल दिन रात करती हैं। उन्हें टाइफाइड होने पर कालीचरण उनकी सेवा करता है। उन्हें किसकी? मंगला देवी को टाइफाइड होने पर उनकी सेवा कौन करता है? कालीचरण करता है। दोनों में प्रेम हो जाता है। शहर की कांग्रेस की मीटिंग से लौटते समय कुछ लोग कालीचरण व वासुदेव के बाद क्या होता है? शहर की कांग्रेस की मीटिंग से लौटते समय कुछ लोग कालीचरण व वसुदेव को बहकाकर सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बना लेते हैं। क्या करते हैं? कालीचरण व वसुदेव को बहलाकर सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लेते हैं। ये लोग इतना प्रभावित होते हैं कि गांव के 300 से अधिक लोगों को इस पार्टी का मेंबर बना लेते हैं। इसमें मेंबर कितने लोग बनाते हैं? 300 लोगों से अधिक इस पार्टी का मेंबर बना लेते हैं। वो लोग इतना प्रभावित होते हैं। कौन? कालीचरण व वसुदेव। सोमा जट जो आज जेल से रिहा होने के बाद, कौन? सोमा जट जो आज जेल से रिहा होने के बाद सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। किसका? सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। एक नामी डकैत है। वह कौन है? नामी डकैत है। सोमा जट आज जेल से क्या होता है? रिहा होने के बाद सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। एक नामी डकैत है। चालाकी से वह मेंबर प्राप्त कर लेता है। चलित्र कर्माकर का इलाके में आतंक है। बड़े बड़े अफसर उससे डरते हैं। उसे सोशलिस्ट पार्टी से सिक्योरिटी साहब निकाल देते हैं। बड़े अफसर उससे डरते हैं, लेकिन उसे सोशलिस्ट पार्टी से सिक्योरिटी साहब निकाल देते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का गीत है। सोशलिस्ट पार्टी का गीत क्या है? अरे जिंदगी है क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। अरे जिंदगी है क्रांति से मिटाए जा। अरे जिंदगी है क्रांति से मिटाए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा।
सरकार दफ़ा 40 के माध्यम से किसानों को ज़मीनी हक दिलाने के लिए कौन सी दफ़ा 40 के माध्यम से किसानों को ज़मीनी हक दिलाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कचहरी में बड़ी चालाकी से उनकी प्रार्थना पत्र नामंजूर हो जाते हैं। क्या होता है? सरकार दफ़ा 40 के माध्यम से किसानों को ज़मीनी हक दिलाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कचहरी में बड़ी चालाकी से उनके प्रार्थना पत्र मंजूर हो जाते हैं। अब बेचारे किसान नए तहसील गौरी सिंह के कोप अब बेचारे किसान नए तहसीलदार हर गौरी सिंह के उपभजन बन जाते हैं। फुलिया के पिता महंगू दास को झुकना पड़ता है और अपनी विधवा पुत्री का विवाह खलौसी से कर देता है। फुलिया शहर जाकर खलौसी को दुत्कार कर स्टेशन के पोस्टमैन के साथ रहती है। गांव आने पर पुराने प्रेमी सहदेव के साथ रहती है। गांव आने पर पुराने प्रेमी सहदेव के साथ रात में बातचीत करती है। दफ़ा 40 के बावनदास बड़ी उम्मीद हैं। दफ़ा 40 के बावनदास को बड़ी उम्मीद है, किंतु किसानों की अर्जी खारिज होने से बहुत दुखी हैं। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब कांग्रेस के पदाधिकारियों में बेईमान चोर और गरीबों को संताने और कांग्रेस के पदाधिकारियों में बेईमान चोर और गरीबों को सताने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। तब ये बात उनको और ही परेशान कर रही। डॉक्टर प्रशांत को गांव की मिट्टी से बहुत ही लगाव बढ़ जाता है। डॉक्टर प्रशांत को गांव की मिट्टी से लगाव बढ़ जाता है। वह यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर अचंभित होता है और डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है। क्या होता है? प्रशांत जो है यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं और डॉक्टर अब क्या होता है? डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया होता है। डॉक्टर ने रोगी की जड़ पकड़ ली है, वह उनकी गरीबी और जहालत है। डॉक्टर ने कौन सी उनकी नस पकड़ी है जो उनको से अधिक रोगी और उनको बीमार करती है। रोगी की जड़ पकड़ डॉक्टर प्रशांत ने रोगी की जड़ पकड़ ली है, जो गरीबी और उनकी जहालत है। इस रोग के 2 कीटाणु हैं। इस रोग के कितने कीटाणु? इस रोग के 2 कीटाणु हैं। शोषण से परेशान होकर संथालों ने तहसीलदार के खेत से धान के बोहन या धान के पेड़ों को जबरन उखाड़ने का फैसला किया। इस बात पर विश्व प्रसाद गांव वालों को चालाकी से संथालों से संघर्ष करा देते हैं। उसमें क्या करते हैं? विश्व प्रसाद जो है गांव वालों को चालाकी से संथालों और गांव वालों को आपस में संघर्ष करा देते हैं और जिसमें दोनों पक्षों में कई लोग मारे जाते हैं। संघर्ष करा देते हैं, उसमें झगड़ा करवा देते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इससे तहसील हरगौरी की मौत हो जाती है। अंत में विश्वास की चालाकी से 1 दर्जन संथालों का आजीवन कारावास हो जाता है। क्या होता है? अंत में विश्वास की चालाकी से 1 दर्जन संथालों का आजीवन कारावास हो जाता है। उधर राम कृपाणु सिंह और खिलावन पैसों की भरपाई के लिए फसल सहित अपने खेतों को तहसील के पास रहन रख देते हैं। गरीबी के कारण वे क्या होते हैं? खिलावन पैसों की भरपाई के लिए फसल सहित अपने खेतों को तहसीलदार के पास रहन रख देते हैं। ये हमने देखा प्रथम खंड, जहाँ पर गांव में मलेरिया सेंटर की स्थापना, गांव में आपस में संघर्ष देखने को मिलता है और मठ के
महंत दास की मृत्यु के पश्चात मठ के महंत बनने का प्रोसेस क्या रहा, क्या क्या प्रक्रिया रही, क्या कारण रहे, और उसमें किस प्रकार की हिंसा हुई और कौन बनना चाहता था, कौन बनता है, और गांव में किस प्रकार के आडंबर पर गणेश की नानी को अंधविश्वास के कारण डायन समझा जाता है। इन सभी का हमने अध्ययन किया। अब हम भाग 2 देखते हैं, इसके भाग 2 देखते हैं। इसका जो है अंचल का द्वितीय खंड हम देखते हैं। स्वराज स्वतंत्रता मिलने की बात स्वतंत्रता मिलने के बाद होती है। द्वितीय खंड का शुरुआत होता है। बावन दास कहता है कि अभी नहीं 15 तारीख को हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे। कौन कहता है ये बावन दास कहता है कि अभी 15 तारीख को। द्वितीय खंड में कहाँ से शुरुआत होती है? यहाँ पर स्वतंत्रता मिलने के पहले, स्वतंत्रता की हम लोगों को स्वतंत्रता मिलने की पहले की बात होती है। बावन दास कहता है कि अभी नहीं 15 तारीख को तो हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे। हिंदू जो हैं हिंदुस्तान में रहेंगे और मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। स्वराज के उत्सव को, स्वतंत्रता के उत्सव को मेरीगंज में भी मनाया जाता है। जो स्वराज्य होता है उसमें स्वतंत्रता के उत्सव को मेरीगंज में भी मनाया जाता है। उसी दिन किरपाल सिंह तहसील आदि लोग मुकदमा उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि मुकदमा उनके पक्ष में आ गया था। क्या होता है उस दिन उत्सव को मेरीगंज में मनाया जाता है, और उसी दिन किरपाल सिंह तहसीलदार आदि लोग मुकदमा उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि मुकदमा उनके पक्ष में आ गया है और संथालों की हार हुई है। स्वराज उत्सव को एक गीत के माध्यम से चित्रित कर सकते हैं। स्वराज जो गीत होता है उत्सव को एक गीत के माध्यम से चित्रित कर सकते हैं। को भारत चित्रित किया जाता है। भारत में आयल स्वराज चलो सखी देखन को। भारत में आयल स्वराज चलो सखी देखन को। कथिजे चढ़ी आयल भारत माता। कथिजे चढ़ी आयल भारत माता। कथिजे चढ़लु सूराज चलो सरनी देखन को। हाँ, भारत में आयलो स्वराज चलो सखी देखन को। हाथी चढ़ल आवे भारत माता। हाथी चढ़ल आवे भारत माता। हाथी चढ़ल आवे भारत माता। डोली में बैठल सूराज चली सखी देखन को। डोली में बैठल सूराज चली सखी देखन को। भारत में आयलो स्वराज चली सखी देखन को। इस गीत को आज स्वतंत्रता मिलने पर इसको गाया जाता है। इस उत्सव में कामरेन सोमजट एवं वासुदेव नारा लगाते हैं, यह आज़ादी झूठी है। यह नारा कौन लगाते हैं? इस उत्सव में कामरेन सोमजट और वासुदेव नारा लगाते हैं। ये नारा कौन लगाता है? कामरेन सोमजट और वासुदेव नारा लगाते हैं, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यह जो कामरेन सोमजट और वासुदेव नारा लगाते हैं, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। स्वराज उत्सव की रात हरखू तेली के यहाँ डकैती पड़ती है। उसी समय रेडियो पर यह भी समाचार प्रसारित होता है कि दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ यानी कि लखनऊ, पटना, सब जगह हिंदू मुसलमान झगड़े हो रहे हैं। स्वराज उत्सव की रात हरखू तेली चोरी की स्वराज उत्सव के
दिन किस रात में किसकी यहाँ डकैती पड़ती है? स्वराज उत्सव के यहाँ, आज उत्सव की रात में हरखू तेली के यहाँ डकैती पड़ती है। उसी समय रेडियो पर यहाँ भी समाचार प्रसारित होता है कि दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ यानी कि लखनऊ, पटना सब जगह हिंदू मुसलमान झगड़े हो रहे हैं। गांधी जी सहित बड़े नेता लोगों की शांति और संभावना की अपील कर रहे हैं। गांधी जी सहित बड़े नेता लोगों की शांति के लिए सद्भावना की अपील कर रहे हैं। तंत्रिमा टोली में पंचायत हो रही है। रामपेरिया के मठ की दासिन होने से विदाई। तंत्रिमा टोली में पंचायत हो रही है। रामपेरिया के मठ की दासिन होने से बिरादरी नाक कट रही है। क्या होता है? तंत्रिमा टोली में पंचायत हो रही है कि रामपेरिया के मठ की दासिन होने से बिरादरी नाक कट रही है, जिसकी कीमत रामपेरिया की मां को जाति वालों को भात देकर चुकानी पड़ती है। मठ में रामपेरिया मठ की दासिन होने से बिरादरी की नाक कट रही है, जिसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ती है? जिसकी कीमत रामपेरिया की मां को जाति वालों को भात देकर चुकानी पड़ती है। फर्ग्यूसनगंज की जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी ने डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बताया जाता है। क्या होता है? फर्ग्यूसनगंज की जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी ने डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बताया जाता है, जिससे क्या होता है? वहाँ का दरोगा सिपाहियों सहित अस्पताल पर छापा मारता है और डॉक्टर की किताबों में 2 किताब लाल रूस और लालचीन दोनों के लेखक बेनीपुरी हैं। लाल रूस और लालचीन दोनों के लेखक कौन हैं? बेनीपुरी हैं। डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। वह डॉक्टर जो अपनी खुशियों को त्याग कर गांव वालों की दिन रात सेवा करता था, उसी पर इल्ज़ाम देखो क्या लगा है। गांव में चर्चा चल रही है कि यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। यह गांव में चर्चा होती है कि यह डॉक्टर तो सुनो, ये जर्मन वाला आदमी लगता है। ज्योतिकी जी ठीक कहते थे, जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। जर्मन वाला का यह क्या है? जर्मन वाला का यह डॉक्टर CID है। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करता था, कुओं में दवा डालकर सचमुच हैजा फैलाता था। ये गांव में क्या होती है? चर्चा हो जाती है। गांव में क्या चर्चा होती है? यहाँ डॉक्टर तो सुनते हैं जर्मन वाला आदमी है। जो ज्योतिकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का CID है यहाँ। यह जर्मन वाला का ज्योतिकी जी ठीक कहते थे कि यह जर्मन वाला CID है, यह डॉक्टर है। यह जर्मन वाला CID डॉक्टर है जो कि लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करता और कुएं में दवा डालकर सचमुच हैजा फैलाता है। हीरू का लड़का मर जाता है ज्योतिषी के कहने पर ही अमावस होता है। हीरू का लड़का मर जाता है ज्योतिकी के कहने पर ही अमावस डायन तुम्हारे बच्चे को लेकर खेलेगी, दोपहर रात गए अपने बच्चे को छीन लेना। हीरू इसी चक्कर में पार्वती को मार डालता है। बाद में उसकी जेल हो जाती है। बाद में क्या होता है? उसकी जेल हो जाती है। हरखू शाह के घर डकैती के जुर्म में वासुदेव सुंदरलाल पकड़े जाते हैं। वे लोग कालीचरण का नाम लेकर उसे भी गिरफ्तार करवा देते हैं। कालीचरण निर्दोष है, बेगुनाही सिद्ध करने के लिए जेल से फरार हो जाता है। पार्टी की ऑफिस में अपनी बेगुनाही ही बताता है।
किसमें, पार्टी की ऑफिस में अपनी बेगुनाही ही बताता है, फिर भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। उधर मालती की माँ तहसील को बताती है कि उनकी बेटी को 4 माह का गर्भ है। उधर क्या होता है, उधर कमली की माँ तहसीलदार को बताती है, उधर कमली की जो माँ होती है वो तहसीलदार को बताती हैं कि उनकी बेटी 4 माह का गर्भवती है। उनकी जो बेटी है वो 4 माह की गर्भवती है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अवक रह जाते हैं, परेशान होकर, कभी आत्महत्या तो कभी पुत्री को मार डालने की बात सोचते हैं। बावनदास आता है, उसके पास कुछ चिट्ठियां हैं। बावनदास आता है, उसके पास कुछ चिट्ठियां हैं जिन्हें वह बलदेव को सौंपता है। बावनदास आता है, जिनके पास कुछ चिट्ठियां हैं जिन्हें वह बलदेव को सौंपता है कि चिट्ठियों को गांगुली तक पहुंचा दिया जाए। बलदेव सोचता है कि इन चिट्ठियों को पढ़कर पंडित नेहरू उन्हें मंत्री बना देंगे। इन चिट्ठियों को पढ़कर पंडित नेहरू उन्हें मंत्री बना देंगे, इसलिए वह चिट्ठियों को जला देना चाहता है। बावनदास नगर नदी के किनारे कलीमुद्दीपुर गांव पहुंच जाता है। कलीमुद्दी गांव पहुंच जाता है। वहां का कांग्रेस का मेंबर दुलार चंद्र कांपरा अवैध कारोबार करता है। वहाँ पर क्या होता है, दुलार चंद्र कांपरा अवैध कारोबार करता है। 50 बैलगाड़ियों पर कालबाजारी के माल को रोकने पर बावनदास की हत्या हो जाती है। क्या होता है, बाजारी के माल को रोकने पर बावनदास की हत्या हो जाती है। यह हत्या महात्मा गांधी के श्राद्ध के दिन होती है। हत्या कब होती है, महात्मा गांधी के श्राद्ध के दिन होती है। डॉक्टर प्रशांत निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत जो जिस अपराध में जाते हैं लेकिन वो उसमें निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं, जेल से रिहा होते हैं। उनके स्वागत के लिए डॉक्टर ममता भी खड़ी हैं। जब वो रिहा होते हैं तो उनके स्वागत के लिए डॉक्टर ममता भी खड़ी हैं। सब लोग सीधे मेरीगंज आते हैं। सब लोग कहाँ आते हैं, सब लोग सीधे मेरीगंज आते हैं। इधर कमली को लड़का पैदा हुआ है। इधर कमली को क्या हुआ, इधर कमली को लड़का पैदा हुआ है। इस बात की गांव वालों को कानो कान खबर है। इस बात को सभी गांव वालों को पूरी खबर है। डॉक्टर प्रशांत को तहसीलदार साहब अपना दामाद बना लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत को तहसीलदार साहब क्या बना लेते हैं, अपना दामाद बना लेते हैं। और सुमिरत दास इस रहस्य का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं। जो सुमिरत दास होते हैं वे इस रहस्य का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं कि डॉक्टर प्रशांत और कमला का गंधर्व विवाह हो चुका था, जिसके फलस्वरूप नीलोत्पल का जन्म हुआ है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है, जिसके फलस्वरूप नीलोत्पल का जन्म हुआ है। तहसीलदार साहब इस खुशी के अवसर पर गांव के सभी किसानों को 5-5 बीघा जमीन बिना नजराने के रजिस्ट्री कराने का वादा करते हैं और डॉक्टर प्रशांत से कहते हैं कि डॉक्टर प्रशांत ममता से कहते हैं, जो डॉक्टर होती हैं उनसे कहते हैं, डॉक्टर ममता से कहते हैं, ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा। इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। इस प्रकार यह आंचलिक उपन्यास यथार्थ और आदर्श का संगम है। डॉक्टर प्रशांत ममता से क्या कहते हैं, ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा, मैं फिर यहीं पर काम शुरू करूँगा, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, यहाँ पर आंसू की भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। इस प्रकार यह आंचलिक उपन्यास यथार्थ और आदर्श का संगम है।
तो ये हमने देखा महिला अंचल उपन्यास। महिला अंचल के उपन्यास के प्रथम भाग में क्या, प्रथम खंड में मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध, प्रचार, सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं और आडंबरों के प्रति विद्रोह, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि, सामाजिक चेतना, संथालों द्वारा तहसील की भूमि पर पूर्वक अधिकार, सांप्रदायिकता, जमींदार प्रथा की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति आदि का एक साथ विविध चित्रण प्रस्तुत होता है। इसके द्वितीय खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के आडंबरों का पर्दाफाश, तहसील साहब के कुंठाओं, ग्राम में दंगल, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत और कमला के विवाह, पटना वापस जाने का निश्चित आदि का चित्रण उपन्यास में प्रस्तुत हुआ है। इस उपन्यास के कुछ जो पात्र हैं, इस उपन्यास के हम पात्रों का परिचय देख लेते हैं, कौन पात्र हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम और उनका संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं, कौन कौन हैं। तहसीलदार, इसके सबसे पहले हम पुरुष पात्रों को देख लेते हैं। पुरुष तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। तहसीलदार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। ये मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा कानूनी दांव पेच में माहिर व्यक्ति हैं। जो तहसीलदार मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और कानूनी दांव पेच में माहिर कौन है? तहसीलदार यानी कि विश्वनाथ प्रसाद। ये तहसीलदार हैं और सभी कानूनी दांव पेच में माहिर हैं। कौन? विश्वनाथ प्रसाद या तहसीलदार। डॉक्टर प्रशांत कुमार। डॉक्टर प्रशांत कुशल और कर्मठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार क्या हैं? डॉक्टर प्रशांत कुमार कुशल और कर्मठ डॉक्टर हैं। दोनों का हितैषी युवक तथा विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमला का प्रेम पति हैं। कौन है? डॉक्टर प्रशांत जो हैं कुशल, कर्मठ और डॉक्टर हैं। दोनों का हितैषी, वे लोग रहते हैं गांव में, सबके प्रति हित की भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमला का पति है। कौन? डॉक्टर प्रशांत। ठाकुर राम कृपाल सिंह। ठाकुर राम कृपाल सिंह जो होते हैं राजपूत टोले के प्रमुख व्यक्ति हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह कौन है? ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोले के प्रमुख व्यक्ति, अनपढ़ किंतु चतुर पुरुष हैं ये। महंत सेवादास। महंत सेवादास कौन है? महंत सेवादास मेरीगंज के मठ का विलासी और अंधा महंत। महंत सेवादास कौन है? महंत सेवादास मेरीगंज के मठ का विलासी और अंधा महंत है, जिसके कोठारिन दासी लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध है। जिसके क्या होता है? कोठारिन दासी के साथ अवैध संबंध हैं। उसके बाद महंत रामदास। महंत सेवादास के बाद उनका शिष्य कौन है? महंत रामदास। महंत रामदास सेवादास का शिष्य है। बाद में मेरीगंज मठ का महंत दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति है। दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति कौन है? रामदास। महंत सेवादास का ये शिष्य है, बाद में मेरीगंज मठ का महंत बनता है। कालीचरण कौन है? कालीचरण उपन्यास का सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ व्यक्ति, दुर्बलों का सहायक है। कालीचरण कौन है? उपन्यास का सर्वाधिक साहसी व्यक्ति कौन है? कालीचरण है तथा कर्मठ व्यक्ति है, वह दुर्बलों की सहायता करते हैं। बलदेव कौन है? बलदेव कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। बलदेव कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है जो लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है। बलदेव कौन है? कांग्रेस का कर्मठ कार्य व्यक्ति है जो लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है, उससे प्रेम करता है। सुमृतिदास मेरीगंज में सुमृतिदास मेरीगंज में बेतार के तार की भूमिका निभाने वाला प्रमुख व्यक्ति है। ये चरित्र कर्मकार अपने जीवन काल में ही कहानी बना साहसी डकैत। चरित्र कर्मकार कौन है? अपने जीवन काल में ही कहानी बनाकर साहसी डकैत बना। चरित्र कौन है? डकैत है एक। ज्योतिकी काका।
ज्योतिकी काका कौन है? कूप मंडूक पंडित ओझा। कूप मंडूक पंडित ओझा कौन है? ये ज्योतिकी है। ज्योतिकी का नाम क्या है इसमें? कूप मंडूक ओझा। खिलावन सिंह यादव यादव टोली का प्रमुख व्यक्ति बावन दास है। खिलावन सिंह यादव कौन है? यादव टोली का प्रमुख व्यक्ति बावन दास है। बावन दास गांधी जी का अनन्य भक्त। बावन दास कौन है? गांधी जी का अनन्य भक्त है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है। बावन दास कौन है? बावन दास जो है कांग्रेस का प्रिय भक्त है, सॉरी गांधी जी का प्रिय भक्त है, वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। प्रमुख नारी पात्रों का हम परिचय देख लेते हैं, कौन कौन नारी पात्र इसमें रहे हैं। लक्ष्मी, सबसे पहले कमला विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार हैं उनकी पुत्री, डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी या पत्नी कह सकते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी कीचड़ में फंसा कमल। लक्ष्मी कौन है? कीचड़ में फंसा कमल है जो। और उसके बाद फुलिया, फुलिया कौन है? अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी शिथिल चरित्र युवती। अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी शिथिल चरित्र युवती। रामपियरिया, रामपियरिया कौन है? महंत रामदास की दासी पत्नी बनी ये कुटिल युवती है। रामपियरिया कौन है? रामपियरिया महंत रामदास की पत्नी बनी कुटिल युवती। पात्रों में हम इनका परिचय देखेंगे। तहसीलदार हरगौरी, गौड़ पात्रों में तहसीलदार हरगौरी अपनी धूर्तता का शिकार हुआ भ्रष्ट तहसीलदार। ये जो तहसीलदार हरगौरी कौन है? अपनी धूर्तता का शिकार हुआ भ्रष्ट तहसीलदार। वासुदेव कौन है? वासुदेव कालीचरण का दाहिना हाथ है। वासुदेव कालीचरण का दाहिना हाथ है, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। डब्ल्यू जी मार्टिन कौन है? मेरीगंज के नए नामकरण का सूत्रधार, अंग्रेज जिनकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया सेंटर खुला है। कौन है डब्ल्यू.जी. मार्टिन? मेरीगंज के नए नामकरण का सूत्रधार, अंग्रेज जिनकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया सेंटर खुला है। प्यारू, प्यारू कौन है? प्यारू डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक है। प्यारू कौन है? डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक है। सोमा जट, सोमा जट कौन है? सोमा जट खूंखार व्यक्ति है, कालीचरण का साथी है। सोमा जट कौन है? सोमा जट खूंखार व्यक्ति है, कालीचरण का साथी है। लरसिंह दास जो है लरसिंह दास कामुक एवं धूर्त साधु है। लरसिंह दास कौन है? कामुक एवं धूर्त साधु है। रामकिशन बाबू कांग्रेस कार्यकर्ता। रामकिशन बाबू कौन है? कांग्रेस कार्यकर्ता। नारी गौड़ पात्रों में हम देखेंगे पार्वती मौसी, ग्रामवासियों के अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी। पार्वती कौन है? पार्वती मौसी ग्रामवासियों के अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी। मंगला चरखा सेंटर की सहृदय मास्टरनी। मंगला कौन है? चरखा सेंटर की हृदय मास्टरनी। अभा रानी सहृदय कांग्रेस कार्य करती। डॉक्टर ममता डॉक्टर प्रशांत की सहपाठी। डॉक्टर ममता कौन है? प्रशांत की सहपाठी। तो ये हमने देखा महिला आंचल उपन्यास की कथा वस्तु को देखा, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, उनके पात्रों को परिचय उनको जाना और इसके लेखक कौन रहे, तो उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। ये भाग 1 में हमने पढ़ा। भाग 2 में कोशिश ये है कि गोदान उपन्यास और उपन्यास एक ही भाग 2 यानी कि भाग 2 में पढ़ लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं